वेलकम टू speedEarning.com stockforexcoach.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन अपनी ऑटोबायोग्राफी में आगे बढ़ रहा हूं। आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। कहानी को आप लोगों ने काफी पसंद किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आगे बात करता जा रहा हूं। आज मैं सुनाऊंगा अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग किस्सों के बारे में। या तो वो बड़े प्रॉफिट के या लॉस के किस्से थे, बड़े लर्निंग के किस्से थे। तो कैसे कैसे इस कैरियर में मेरी सोच और मेरे रिजल्ट्स बदलते चले गए। मैं बात करूंगा सबसे पहले जो ट्रेड मुझे याद आता है, सबसे पहली सक्सेस, वो सक्सेस थी शुगर सेक्टर में। जब मैं ट्रेड कर रहा था, जब मुझे ट्रेडिंग शुरू की, मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर की बात है। तो ये बात है आज से 17-18 साल पहले की। तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि शुगर सेक्टर में अचानक से रैली आई, और इस तरह की रैली होती थी कि सेक्टर के सारे शेयर एक साथ भागते थे, और भागते थे एक तरफा। आज भी शुगर सेक्टर में आपको वो चीज देखने को मिल सकती है। मैं तो नया था, मुझे तो आगे पीछे क्या हो रहा है पता नहीं था। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि धामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, एट पेरी, ये जितनी बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, ये सारे शेयर एक साथ भागते थे। तो धामपुर मैंने खरीदा, 500 शेयर खरीदे, एकदम से वो ऊपर चला गया 10-11 रुपए, और अपर सर्किट के करीब हो गया। वहां मैंने बेचा, 5,000 रुपए मिले। फिर मैंने 2,000 की क्वांटिटी की, तो मुझे 6-7 हजार रुपए मिले। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे कि एक साथ अपनी क्वांटिटी बढ़ाता चला जा रहा हूँ। मतलब पहले लिया और 5-10 मिनट में देखा कि भाग रहा है, तो क्वांटिटी और बढ़ा ली। तो धीरे धीरे मेरे पास 4,000 शेयर हो गए, और वो 4,000 शेयर 6 रुपए ऊपर बिक गए, 24,000 रुपए कमाए। मालूम भी नहीं पड़ता था एम टू एम में कि कितनी तेजी से फिगर बदल रहा है। तो बाजार जब आपके फेवर में होता है ना, तो एम टू एम आपको बार बार एक अलग लेवल का प्रॉफिट दिखाता है। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको दिखा रहा है अभी 3,000, अगली बार देखा 4,200, और एक बार देखा तो 6,500, और फिर अचानक से 5,200, और फिर 4,000 रह जाएगा। तो एम टू एम में जब भी आपको ऐसा दिखे कि हाँ ये प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा है, तो उसी वक्त बुक कर लो। वही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो शुगर सेक्टर का ये प्रॉफिट मैंने बनाया, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। आप जो मेरी कहानी पहले साल की, एक उसमें ये बताता हूं मैं कि कैसे पहला साल मेरा गुजरा। कई लोग ये कहते थे, पहले कहावत थी कि साल भर यहाँ पे रहो, या तो पैसा खत्म करके यहाँ से चले जाओगे, या फिर आप में पैसा बचा और हिम्मत बची तो तुम यहाँ पे जैसे तैसे और गलतियां कर करके काम करते रहोगे। अगर 3 साल तक टिक गए तो स्टॉक मार्केट में फिर हमेशा के लिए टिक जाओ, इसके चांसेस बनते हैं। तो पहले ट्रेनिंग का, एजुकेशन का एक सीधा सा तरीका था, यहाँ पे आओ, यहाँ की ठोकरें खाओ, यहाँ के गड्ढों में गिरो। किस्मत की बात है, आप शुरू से किसके हाथ में पड़ गए, आप किसके साथ बैठ गए, आपको क्या बातें पता चल गई रैंडम, और आपने अगर चल गया मामला तो चल गया, नहीं तो नहीं चला। तो इसलिए किस्मत का रोल उस वक्त बहुत बोला जाता था, लेकिन किस्मत के रोल वाली बात आज तक भी लोग वैसे ही मानते चले आ रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लोग इंफॉर्मेशन को ले सकें, समझ सकें, आपस में डिस्कस कर सकें, वो माहौल नहीं था। अब वो सारी चीजें बदल गई है। इसलिए अब आप देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन का अभी तक तो 5% भी एक्टिव ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं है, और आने वाले 10 सालों में कम से कम 20 से 25% लोग एक्टिव ट्रेडर इन्वेस्टर होने वाले हैं। तो अभी आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सोचो कितना ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखेगी। फिर अब मैं वहां से ट्रेड करना शुरू कर रहा था, तो शुरू शुरू में हालत ये थी मेरी कि किसी भी एक चीज पे फोकस करना बड़ा मुश्किल होता था। शुरू में हमारा वक्त सबसे ज्यादा एक चीज में खर्च होता है कि हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा जादू ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिसमें कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में हम सक्सेसफुल हो जाए। तो कहीं ऑप्शन हाथ में आ गए, तो ऑप्शन में हम लगे पड़े हैं। फिर सोच रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, हर हर महीने ना हम निफ्टी का कॉल ही कॉल खरीदते चले जाएंगे, तो किसी किसी महीने में तो भागेगा, तो एकदम से हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा। पर उस फॉर्मूले को भी अप्लाई करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इस बात का पता नहीं था हमको। मैंने आपको बताया कि अगर 12 मंथ्स में, 12 महीनों में आप हर महीने समझो निफ्टी के कॉल खरीदने लगे,
तो ऐसा होगा 8-9 महीने आपके कॉल गल जाएँगे और 3 महीने आपको इतना पैसा मिल सकता है कि हो सकता है आपने जो पैसा लगाया उसका 1.5 गुना आपको साल भर में मिल जाए। लेकिन उसको निभाना मुश्किल होता है दोस्तों। सपोज़ आप ₹5,000 की प्रीमियम एंगेज कर रहे हो सिर्फ, तो अगर 6 महीने तक आपके 5-5 हज़ार रुपए ज़ीरो होते चले जाएँ, ₹30,000 ज़ीरो होने के बाद भी क्या आप 7वें महीने ₹5,000 लगा पाओगे? मैं तो 7वें महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर की बात है। तीसरे महीने के बाद ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ठंडे दिमाग से हम जो भी चीज़ें सोचते हैं थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं होती कि उस वक़्त हम अपनी इमोशन का गणित नहीं लगा पाते, कि जैसे ही 3 बार, 4 बार लगातार हार मिलेगी, तो जो हम सोच रहे हैं, जो हमने सोचा है, क्या वो हम कर पाएँगे? अब आगे एक और ट्रेड की बात करूँगा मैं, तो आईसीआईसीआई का पब्लिक इश्यू आता था। मतलब पब्लिक इश्यू पहली बार आया, फिर उसके बाद 2 बार एफपीओ आए। तो एक बार ₹890 में मैंने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पैसा लगाया। एफपीओ में क्या होता है, फर्म अलॉटमेंट मिल जाता है। तो वहाँ पे जो मैंने पैसा डाला उसका पूरा-पूरा अलॉटमेंट मुझे मिल गया, तो 90,000 का पूरा अलॉटमेंट मेरे पास आ गया। और वो एफपीओ का लिस्टिंग तो कोई बहुत अच्छा होता नहीं है। तो अब 890 का शेयर उस वक़्त कहीं ₹910 खड़ा था, फिर वो 860 860 चला गया और फिर आप निराश हो गए, हताश हो गए और फिर आपने कहा चलो छोड़ दो यार इसको, मैं अपनी क्लासेस-वासेस में और इधर-उधर ट्रेडिंग में बिज़ी हो गया। अब डीमैट में वो शेयर रखे, मैं कुछ समय के लिए भूल गया। भूल गया तो 3-1 महीने बाद मैंने देखा कि अरे! ये तो 1150 हो गया। फिर 1 हफ्ते 10 दिन और वेट किया, क्योंकि जब एक दूरी हो जाती है आपकी कॉस्ट प्राइस में और उस वक़्त जो भाव चल रहा है उसमें, तो आपके पास रुकने की हिम्मत आ जाती है। क्या आपको लगता है कि 1150 अगर आपने 860 देख लिया, 860 देख लिया 890 के शेयर को, तो अब आप सोचोगे कि अब 1150 होके ज़्यादा से ज़्यादा 1100 हो जाएगा और क्या होगा? और जब आप बार-बार ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, बार-बार खरीदी-बिक्री नहीं कर रहे हो, तो जो थ्योरी ऑफ मोमेंटम बताई थी मैंने आपको, कि किसी चीज़ में अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो बार-बार करते ही रहोगे और किसी चीज़ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया अगर आपने, तो फिर हो सकता है जब भी मौका आए तब भी आप टाल दोगे कि जाने दो यार अभी देखेंगे। तो 1150 वो खड़ा था, मेरी कॉस्ट प्राइस से ₹250 ऊपर, तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि चलो थोड़ा-सा और देख लेता हूँ 10-15 दिन, महीने भर। तो उस वक़्त एक रैली आई उसमें वो 1350 चला गया। तो देखते-देखते 819 का 30-50 बिक रहा है, देखते-देखते 50% के आसपास प्रॉफिट मुझे मिलने लगा। तो पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि चीज़ों को छोड़ देना और उसके प्रॉफिट को ग्रो करने का मौका देना, वो कितना अच्छा होता है और उससे भी पहले कि पहली ही बार में 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर 10% प्रॉफिट मिलना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होता, तो 890 के उस शेयर को मैं 990 में निकाल देता। क्योंकि जैसे लॉस को बर्दाश्त करना मुश्किल है, उतना ही प्रॉफिट को बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। तो वो प्रॉफिट आया नहीं मेरे पास और मेरी उसमें थोड़ी देर के लिए अरुचि हो गई। मैंने उसको देखने का इंटरेस्ट गँवा दिया और वो डीमैट में कहीं रखा रह गया और ऐसे डीमैट में रखा रह गया, जिस डीमैट को मैं देखता नहीं था। मेरे पास 3-4 डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट थे। आज भी मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक स्टेपनी की तरह, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, वैसे आपके पास एक एक ऐसा अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें आप अपने स्टॉक जिनको आप लंबे समय के लिए छोड़ देना चाहते हैं, जिनको आप देख ही नहीं पाओ और देख के ध्यान नहीं दे पाओ, तो शायद आप कमाओ। ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन लोगों के पिताजी, दादाजी ने कोई होल्डिंग रखी थी, बच्चों को पता भी नहीं था और धीरे-धीरे इतने बढ़ गए वो कि जितना एक एक्टिव इन्वेस्टर कभी कमा नहीं सकता है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। ये पैसिव स्ट्रैटेजी है कि बस एक अच्छे बुरे जो भी स्टॉक में खरीदी की, आपने तो की भी नहीं, आपके पिताजी, दादाजी ने की थी। उसके बाद वो भूल गए थे और आप भी भूले रह गए, आपको बताया नहीं किसी ने। इसलिए आपका पैसा इतना गुना बढ़ गया। जैसे किसी के पास ₹1 का यूनिटेक होगा, ₹14,000 का हो गया, तब किसी को आपको पता लगा कि अरे आपके पास यूनिटेक है, या फिर 5-7 हज़ार का भाव क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपको पता लगे तो फिर आप घबराओगे थोड़ी। 5,000 से लेके आप उसको 6 महीने का टाइम दोगे तब तक वो 10-12 हज़ार 14,000 का लेवल दिखा देगा। तो इसलिए मैंने कई बार ये कहा है आपसे कि जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, बड़े-बड़े प्रॉफिट बुक करते हैं, उनके पास कोई शेर के कलेजे नहीं होते हैं। वो भी इसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के आप लोग बने हैं। मैं भी उसी मिट्टी का बना था। लेकिन थोड़ा समय देने की वजह से खतरा टल गया और खतरा टलने के बाद मैं थोड़ा और रुका, तो मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया।
तो ये था आईसीआईसीआई के एफपीओ में एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का किस्सा, जिसने सिर्फ मुझे पैसा नहीं दिया, आगे के लिए एक बड़ा सबक दिया जो लंबे समय मुझे काम आया। इसके बाद एक और ट्रेड की मैं बात करूंगा कि मैं जब क्लासरूम कोर्सेज कराता था तो ऐसी हालत थी कि हफ्ते में 7 दिन काम कर रहा था, संडे भी छुट्टी नहीं थी। संडे को मेरे फ्री सेमिनार्स होते थे, लोग फिजिकली सेमिनार में आते थे। तो सेमिनार हॉल की कैपेसिटी अगर 200 है तो वहां 220 250 लोग खड़े होते थे। 500 की कैपेसिटी में गया तो 2007 में 500 की कैपेसिटी, 1000 की कैपेसिटी भी छोटी लगने लगी थी। लोग आ रहे थे तेजी में, मैंने देखा हर आदमी मार्केट में एंट्री करना चाहता है, हर आदमी पैसे सिर्फ मार्केट की बात कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है, ऑप्शन की फ्यूचर की बात हो रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो रही है। और फिर मैंने ये भी देखा कि 2009 से लेकर 2012 तक नाम लेना ही बंद कर दिया था लोगों ने, स्टॉक मार्केट जैसे कहीं दरकिनार हो गया था। उस वक्त भी जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड थे, चीजें सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो मैं मेरे कुछ अच्छे ट्रेनीज, मेरे साथ के कई लोग, हम स्टडी कर रहे थे और वहां अच्छे अच्छे स्टॉक की जो लिस्ट निकाल के आ रहे थे ना, वो लिस्ट में हमने देखा कि चलो स्टडी करके इनकी कुछ कुछ क्वांटिटी उठाते हैं। कुछ उठाई और कुछ उठाने का मन भी नहीं किया, क्योंकि एक बार आप खरीदते हैं और वो उसके बाद नीचे चला जाता है तो आपको लगता है कि यार रहने दो, अभी पता नहीं कहीं मंदी वापस तो नहीं आ जाएगी। क्योंकि रिसेंसी बायस काम करता है कि अगर बहुत बड़ी मंदी पीछे से आके गई है तो उसकी घबराहट कई दिनों तक नहीं जाती। तो बार बार हमको यही लगता था कि निफ्टी जो गिर के 7,000 से 4,500 4,000 के लेवल पे आ गई थी, और सेंसेक्स जो गिर के 21,000 से 9,000 10,000 के लेवल पे आ गया था, ये वापस 12-13,000 से 9,000 हो जाएगा, हो सकता 5,000 भी हो जाए। तो वो चीजें, वो डर आपके दिमाग से जाता नहीं है। तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ खरीद के रखे और वो एकदम भागा, तो इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के 100 रुपए की चीज 170 बिक रही है, बेच दिया। बाद में हम देखते हैं वही चीज 900 रुपए की प्राइस पे भी खड़ी है 3 साल बाद। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि एक अच्छा समझदार इन्वेस्टर जिसमें सब्र है, वो सब्र डेवलप हो जाए, वो नॉलेज डेवलप हो जाए, वो अनुभव आपको हो जाए, वो डेवलप होते होते कुछ टाइम लग जाता है। अब मैंने बोला 10 साल, तो 10 साल सुन के कुछ लोग एकदम घबरा गए, बोले 10 साल तो बहुत होते हैं। क्या बहुत होते हैं? आप देखिए, कोई भी आदमी नौकरी कर रहा हो तो उसको पता होगा कि भाई उसको जॉब करते करते 14 साल हो गए। अपने पिताजी को देखिए, 40 साल उन्होंने जॉब किया। अपने दादाजी को देखिए, बिजनेस कर रहे थे तो पिछले 50-55 साल से लगातार बिजनेस करते ही जा रहे हैं। तो शुरू में हमको 6 महीने भी बड़े लगेंगे, 2 साल भी बड़े लगेंगे, 4 साल भी बड़े लगेंगे, लेकिन जब पलट के देखोगे ना, तो आपको सबसे पहले इस बात का अफसोस होगा कि यार 10 साल 20 साल क्या थे। अगर मैं प्रैक्टिकली ये बताऊं कि जब कॉलेज से निकल के आ गया ना, तो बहुत दिनों तक हमको ये पता नहीं लगता कि हम कब बड़े हो गए, कब हम अंकल जी की कैटेगरी में आ गए हैं। मतलब मुझे कॉलेज से निकलने के बाद कई सालों तक ऐसा लगा कि बस अभी तो कॉलेज से निकले थे, अभी तो जॉब से रिजाइन किया था और अभी तो चल रहे हैं और चीजें चल ही रही है। पलट पलट के देखते हैं तो एक बार आंख खुली तो पता लगा अरे कॉलेज छोड़े को 10 साल हो गया। दूसरी बार आंख खोली तो पता लगा अरे 20 साल हो गए। वक्त ऐसे गुजरता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टर की तरह यही सोचना है कि आप अच्छे स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बना के उसमें बने रहिए। अगर आपको डर लगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और बाकी फिर नीचे खरीदने का मामला जारी रहे। इस स्टॉक पे भरोसा नहीं तो दूसरे स्टॉक में आप काम कर लेंगे। अब इसके बाद एक और मुझे ट्रेडिंग का किस्सा याद आता है, जब सत्यम कंप्यूटर वाला किस्सा हुआ था और आईटी सेक्टर में बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर का जैसे ही रामालिंगा राजू ने बताया कि भाई हम जो भी बैलेंस शीट बता रहे थे वो सब झूठी है और ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है, तो जैसे ही उसने मुंह खोला कि बाजार में एक बड़ी गिरावट आई और आईटी सेक्टर की तो बर्बादी हो गई पूरी। अब ऐसे केस में एक वो चीज देखी हमने कि सत्यम कंप्यूटर तो 180 रुपए से कैसे गिरते गिरते 30 रुपए और फिर 7 रुपए आया, और कैसे वहां से पलट के वो उसको टेक महिंद्रा ने लिया, महिंद्रा सत्यम बना, कैसे वो वापस 7 से 40 गया और 40 से 120 गया। लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसको पकड़ने की कोशिश भी, छूने की कोशिश भी कर सके। क्योंकि होता क्या है कि बाहर खड़े लोग ये सोचते रहते हैं
कि अरे यार ये 100 से जब 7 रुपए आया होगा, 10 रुपए आया होगा, आपने तो ले लिया होगा, और फिर जब अब ये यहाँ पे 100 रुपए आ गया तो यहाँ पे बैठ के आप बेच दो तो आपको तो 10 गुना पैसा मिल जाएगा। तो ये सब बाहर की बात है। ईमानदारी से ऐसी बात है कि 180 रुपए से जिस दिन गिर रहा था, तो 180 का शेयर जब गिर के 30% नीचे चला जाएगा, 120 125 दिखेगा, तो क्या आप उसको खरीदने के लालच में नहीं आएंगे? आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि यहाँ पे लेना चाहिए क्या यार, कितना नीचे आ गया, अब तो पलटेगा शायद। और ये खबर आई है, खबर आने की वजह से गिरे तो गिर गिर के पूरा खत्म ही हो जाएगा, ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता। तो 120 से आपके मन में आता है कि खरीदूं क्या, फिर आप देखते हैं कि 1 घंटे बाद वो 80 रुपए है, आपको लगता है बाल बाल बच गए, 80 पे लगा, अब शायद पलटे, वो 80 से वो 60 रुपए हो जाता है, उसके बाद से आपके मुंह पे ताला लग जाता है, उसके बाद मुंह खुलता ही नहीं आपका। ये हमने देखा। वो 30 रुपए हो गया, 30 पे आपको लगा कि यार ले जाऊं क्या थोड़े से, अगले दिन खुला 10 रुपए 7 रुपए हो गया। आदमी ने नाम लेना ही बंद कर दिया। 7 रुपए जब हो गया तो ये लग रहा था कि अभी जीरो हो जाएगा। जीरो स्टॉक होते नहीं, बहुत कम होते हैं। तो वो 7 रुपए से कब वो 25-30 रुपए हो गया, देखते ही रह गए हम। अब 7-10 रुपए से अगर 25 हो जाएगा, तो क्या 10 रुपए जिसको देखा है उसको 25 रुपए पे खरीद पाओगे आप? नहीं होगा आपसे। 100 रुपए का शेयर 250 रुपए में खरीद सकते हो 2 घंटे बाद? प्रैक्टिकली तब जाके बातें समझ में आती है। और चलो आपने खरीद लिया, 20 रुपए में शेयर खरीद लिए, तो आपको क्या लगता है आप उसको 120 होने तक वेट कर सकते हो? ईमानदारी से बात कीजिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है, तो मैं लिख के देता हूं कि आप उसको वहां तक रुक ही नहीं सकते। 20 रुपए का शेयर 35 रुपए होगा, 35, तब आपको दिखेगा 75% का प्रॉफिट दे रहा है। वो जब 50 रुपए हो जाएगा, तब आपको 150% का प्रॉफिट दे रहा है। वहां पे आप बेच दोगे, आखिरी में कहीं गलती से आपके पास 10% शेयर बचे रह गए तो बचे रह सकते हैं। नहीं तो इसका एक ही तरीका है कि अगर जैसे हम स्ट्रेटेजी में समझाते हैं कि 50% बेच के 50% आप छोड़ेंगे ही नहीं, और जब नीचे आएगा तो दोबारा कहीं खरीदने को सोचेंगे, इसको नहीं तो किसी और अच्छे शेयर को खरीदेंगे। ऐसा सोच के अगर आपने मौका दिया, जब मैं आपसे कहता हूं टाइम वाइज प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, प्राइस वाइज नहीं करना चाहिए। मतलब मैं किसी अच्छे स्टॉक को एक 10 दिन का टाइम देने को राजी होता, तो मैं ये देख सकता था कि वो 20-25 रुपए का शेयर 80-90 रुपए हो गया, 100-120 दिखाने लगा है, ये पॉसिबल था। लेकिन अगर वक्त दिया होता तो ये पॉसिबल होता है दोस्तों। उसी वक्त, उसी दिन की बात कर रहा हूं। मैंने विप्रो में, उसका कॉल और पुट दोनों था। विप्रो उस वक्त चल रहा था, समझो 8-9 रुपए के हिसाब से कॉल चल रहा था, और मैंने वहां पे कहा कि इस कॉल में हाई पे बाइंग लगा दो, इसके पुट में हाई पे बाइंग लगा दो, क्योंकि 3 दिन से तेजी आ रही थी बाजार में, और कोई कोई हादसा होगा ये सत्यम वाला, ये तो किसी को नहीं पता। पता होता तो फिर इतना बड़ा स्कैम हो ही नहीं सकता था ना। तो मैंने कहा यार सत्यम का तो पता नहीं, उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। विप्रो में एक काम करो, इसमें कॉल में हाई पे बाइंग लगा दो, और एक काम करो पुट पे भी हाई पे बाइंग लगा दो। मुझे तो लगता है कॉल आएगा, पुट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों, उस दिन तेजी आएगी इसके चांसेस मुझे लगे थे, तेजी कंटिन्यू करेगी, मंदी आएगी इस बात का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या थी कि कॉल में और पुट में दोनों में हाई पे बाइंग लगा के रखी। अगर कॉल हाई तोड़ेगा तो पुट तो तोड़ ही नहीं सकता, या पुट में बाइंग होगी जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि होगी, तो कॉल में बाइंग नहीं हो सकती। ऐसा करके हमने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मैं क्लास ले रहा हूं, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे बैक टू बैक क्लासेस लेनी पड़ती थी। मैं सुबह 8 बजे से क्लास लेना शुरू करता था, तो रात को 10:30 बजे तक मेरी स्टॉक मार्केट की क्लासेस चल रही थी, क्लासरूम कोर्सेज में। जबकि ये एक स्टेट, एक शहर की बात मान लो। जब मैं ऑनलाइन आया तो ये सारे स्टेट्स में, बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी गया। मेरे पास 17 से 18 कंट्रीज के ट्रेनिज रहे हैं, उसमें यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, दुबई के, सिंगापुर के, लगभग हर कंट्री के, मतलब जो भी अच्छी जानी मानी कंट्रीज हैं वहाँ के कोई ना कोई क्लाइंट मेरे पास रहे हैं। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं वो बाहर चले गए, वहीं सेटल हो गए, वो इंडिया के मार्केट में, यहाँ की ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा डालना चाहते हैं। वो अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को पैसा यहाँ भेजते हैं, उनसे पैसा लगवाते हैं, या वहीं से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा भी हो। लेकिन
लोग सीखना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। तो मैं क्लास ले रहा था, तो अचानक मेरे पास डीलर का फोन आता है कि सर वो जो आपने ऑर्डर लगवाए थे उसमें कॉल आ गया है सर। क्या चल रहा है? बोले 12 रुपए पे आया था सर, अभी 25 रुपए पे सर्किट हो गया। बोले कि क्या करना है? मेरे कुछ मत कर, अभी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर। अगला फोन उसका आया कि सर वो 45 पे फिर से सर्किट हो गया, मैंने निकाल दिया है। मैं कहा निकाला क्यों? तो बोले सर पैसे तो आ रहे थे, आपने क्या सोच के लगाया था? मैंने कहा जो भी मैंने सोच के लगाया था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने को राजी हूं, तो ट्रेल करना था। बोले सर बढ़िया पैसे आ गए, आप 25-30 हजार रुपए आपको 10 मिनट में मिल गए, और क्या चाहिए? शाम तक 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट को बर्दाश्त करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों मैं कई बार आपसे कहता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो अगर 5 रुपए में रुचि सोया ले लेते, 20 रुपए में रुचि सोया ले लेते, तो 1500 रुपए में बेचते। उस वक्त सारा जो कैलकुलेशन है हाइपोथेटिकल है। आप अपने आप को ऐसे ही रुला रहे हो, झूठी कहानियां सुना के। किसकी ताकत है जो 20 रुपए का रुचि सोया को 1500 रुपए तक होल्ड करके ही रख लेगा? प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि वही आदमी इसमें जीत पाएगा जो स्ट्रेटेजी इसको फॉलो कर रहा है, कि 20 रुपए के शेयर को डेफिनेटली 200-250 रुपए में बुक करेगा, फिर वहां कोई करेक्शन आएगा नहीं आएगा, तो फिर वो हाई पे फिर से बाइंग लगाएगा, फिर से एंट्री हो पाई तो वो आगे के लिए जा पाएगा। बैक टू बैक अपर सर्किट की कहानी है, तो हो सकता है एक बार एग्जिट किया तो फिर आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे। तो बैक टू बैक सर्किट में हमने तब जाके उस स्ट्रेटेजी को अपनाया कि जहां अपर सर्किट लगा वो सामने से नहीं बेचेंगे कभी, लेकिन लोअर सर्किट भी तो लग सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तब हमको समझ में आया कि जहां पे भी सर्किट लगा हुआ है, बैक टू बैक अपर सर्किट चल रहे हैं। रुचि सोया में ऐसे ही हुआ, एक बार 5 रुपए से सर्किट शुरू हुआ, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए चलता गया, वो कभी सर्किट खुल ही नहीं रहा था। 500 पे, 600 पे, 800 पे लोगों ने खरीदने की कोशिश की, नहीं खरीद पाए। तो वहां पे क्या था, जिसने खरीद रखा था उसको 3% नीचे और बड़े ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस की गैप के साथ स्टॉप लॉस लगाना था। आपके ऐसे मौके पे जब आपका 20 रुपए का शेयर 300 रुपए में बिक रहा हो, तो मैं कहूंगा ट्रिगर प्राइस सेलिंग प्राइस में 3 रुपए का गैप भी रखो तो चलेगा ना। तो हमेशा परसेंटेज में सोचना है, ये बात भी हमको ऐसे समझ में आई। ये बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि अनुभव वो चीज है, जब आप उससे गुजरते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब जाके आपको उसका सबक मिलता है, समझ में आता है, तब जाके आप उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो ये किस्सा हुआ सत्यम वाला। उसके बाद में मेरे पास 2014 की बात है, यूनिटेक का किस्सा। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा था कि पोर्टफोलियो पूरा बना रखा था, और उसमें हम धीरे धीरे यूनिटेक को इकट्ठा कर रहे थे। यूनिटेक को इकट्ठा क्यों कर रहे थे, डीएलएफ को इकट्ठा क्यों कर रहे थे? क्योंकि पिछली बुल रन में हमने रियल एस्टेट की एक तरफा रैली देखी थी, और उस बात को भुलाने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि जो रैली आपने देखी थी उस रैली को गुजरे को 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये ऊपर नहीं आया। और कोई स्टॉक अब हो सकता है अगले 10 साल तक ऊपर नहीं आएगा। तो आपने अगर यूनिटेक को 500 रुपए देखा है, और अगर वो आपको 200 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है, तो आप उसको खरीदेंगे। तो यूनिटेक को मैं 15 रुपए पे खरीद रहा था, मतलब 20 रुपए से खरीदना शुरू किया, 15 में एवरेज किया, वो 11 रुपए चला गया। तो पूरे पोर्टफोलियो की हालत ऐसी थी कि बाकी सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यूनिटेक के लॉस की वजह से मेरा पोर्टफोलियो नेट लॉस में नजर आ रहा था। क्योंकि यूनिटेक अपनी बाइंग प्राइस से 35-40%, 35-40% माइनस था। आपका एक गलत डिसीजन आपके कितने सही डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, ये देखिए। लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी और एकदम से अपर सर्किट लगा, तो इसने पलटना शुरू किया। वहां पे हमने रिवर्सल पे सौदे लगा रखे थे कि अगर ये पलट के भागने लगता है तो ट्रेड रिपेयर करेंगे, हम ज्यादा एक क्वांटिटी इकट्ठी कर लेंगे। वो एकदम भागा, ऊपर आ गया, मेरे भाव आने लगे, आ गए। तो मेरा एवरेज बन गया धीरे से, जो 16 रुपए का एवरेज था वो घट के 13 रुपीज हो गया, और उस वक्त यूनिटेक चला गया 18-19 रुपीज। 19 से अगले दिन दिख रहा है 24, वहां से आगे दिख रहा है 29, 38 रुपीज तक दिखाया यूनिटेक ने। वहां पे मैंने एकदम अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, लेकिन पूरा बुक नहीं किया।
कोई सोच भी नहीं सकता कि 38 रुपीज का यूनिटेक जिसने अभी बॉटम से भागना शुरू किया, 500 से गिर के आ गया था कहाँ 11 रुपए, 11 रुपए से उस रैली में भाग के कहाँ चला गया 37-38 रुपीज, और 38 से गिरा वापस 25 आया। आपने थोड़े रखे हैं, बहुत 80% बेच दिए, थोड़े रखे हैं, फिर खरीदना शुरू किए, फिर आपने 18 लिए, धीरे धीरे देखा कि वो तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया। फिर हमने एक चीज सीखी कि पूरा कलेजा मजबूत करके जो लॉस मेकिंग चीज है, जो अपने लो तोड़ रही है बार बार, उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना, और उस पैसे को भले 10 रुपए का 5 रुपया मिला हो, उसको सही जगह पे पार्क करना, ये चीज हमने सीखी। और वही यूनिटेक गिरते गिरते कभी 5-6 रुपए आया, 6 रुपए से फिर वो 10-11 रुपए गया, तब हमने उसको रिवर्सल में कहीं थोड़ा बहुत फायदा कमाया। आज भी यूनिटेक हमारे पास रखा है, लेकिन उसका एवरेज हमारा है 2 रुपए का, 1 रुपए 95 पैसे का, और वो 1 रुपए 30 पैसे खड़ा है। वो कई बार ऐसे 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए 30 पैसे भी आ जाता है, लेकिन उसको रखने में अब हमको परेशानी नहीं हो रही। तो दोस्तों, अब इतने सालों में हमने क्या सीखा, ये एक लंबी यात्रा है जहाँ पे ये सब साइकिल चलते रहेंगे, और अगर आप बाकी जगह से जो रैली चल रही है उसके प्रॉफिट बनाते जाओ, उनके प्रॉफिट बुक करते जाओ, तो किसी दूसरी चीज के लॉस को सहने की ताकत आपके पास इकट्ठी होती जाती है। और यूनिटेक को अगर आप ये उम्मीद रखते हो कि ये 1 रुपए 50 पैसे का शेयर है, कभी 500 का हुआ करता था, तो मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा कि अपनी कैपिटल का 10% भी इस शेयर में डाल दूं। हाँ, हम कभी उम्मीद करते हैं कि ये कभी पलट के एक दिन 20 रुपए 40 रुपए भी होगा आने वाले 5 सालों में, तो मैं अपना बड़ा पैसा इसमें नहीं डालूंगा। वहां पे मैंने ये सीखा, मेरा जो सबसे सक्सेसफुल ट्रेड रहा है वो रहा है हनीवेल ऑटोमेशन का। सालों लग गए ये समझने में कि बड़ी प्राइस वाले शेयर्स को खरीदने की हिम्मत करनी चाहिए। शुरू शुरू में पहले 5-7 साल तक, 10 साल तक ये हिम्मत नहीं हुई। हमेशा लगता था 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का शेयर क्या खरीदे यार। 500 रुपए के ऊपर ही ऐसा लगने लगता था कि यार ये तो बहुत महंगा शेयर है, इसको कहाँ लेंगे यार। तो हमारा ध्यान हमेशा 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, और ये वाली चीजें जो सुनते हैं ना कि यार आइडिया कितने का था अभी कितने में मिल रहा है, आरकाम कितने का था अभी कितने में मिल रहा है, यूनिटेक कितने का था अभी कितने में मिल रहा है, ऐसे कचरा बिनने में हम माहिर पहले रहे और उसकी बहुत सजा पाई। फिर धीरे से हमको ऐसा दिखने लगा कि यार बड़े शेयर गिरते हैं तो उतनी तेजी से ऊपर जाते हैं, और फिर इनमें वॉल्यूम तो कम होता है, लेकिन ये एक तरफा भागते हैं। उनके चार्ट जब स्टडी करने लगा तो मुझे पता लगने लगा कि यार बड़े प्राइस वाले शेयर्स का तो अलग ही यात्रा होती है। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने पहले 5 शेयर खरीदे हनीवेल ऑटोमेशन के, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाई, 2600 रुपए का शेयर खरीदा, 2600 रुपए का शेयर खरीदा, और फिर उसको छोड़ दिया। अगली बार जब भी ध्यान गया, अब छोटी क्वांटिटी खरीदते हैं तो आप बार बार नहीं देखते, तो जब भी देखा मैंने, अरे ये तो 4200 हो गया, फिर देखा अरे ये तो 4900 हो गया, आगे देखा 7,000 रुपये हो गया था वो। तो 7,000 रुपये मैंने अपनी क्वांटिटी में से थोड़ी सी बेची, पूरे नहीं बेचूंगा। फिर वो नीचे आ गया, वहां से कहीं 1,000-1,500 रुपये नीचे आ गया। आपने बेचा, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रखा है तो आपको अच्छा लगता है कि चलो वहां पे बेच दिया, अब नीचे मिल रहा है। अब आप उसको दोबारा लो नहीं लो, हिम्मत हो ना हो, आपने बेचे हो 10 शेयर, खरीदे 5 शेयर, ये भी कर सकते हो। फिर एक बार रैली आई तो वो तो 11-12 हजार चला गया। उसके बाद हमने मन बना लिया कि आप इसको रखे रहने दो। तब तक आप उसके बारे में ये जानने लग जाते हो, स्टडी करने लग जाते हो कि ऐसी क्या बात है यार इसमें। तो मालूम पड़ता है कि अरे भाई ये तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक है, दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज, सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है। अरे हमको नाम से तो पहले कभी ऐसा लगता नहीं था, कई अरसे तक तो नाम भी नहीं सुना था। तो वो हनीवेल ऑटोमेशन जब एक बार रख लिया तो पता है कहाँ बिका, 2600 रुपए के शेयर को मैंने बेचा है 29,000 में, 29,000 में। मतलब कभी कभी 22,000 में कुछ 2 शेयर बेच दिए, कुछ शेयर 22 में बेचे, कुछ हमने 27 में बेचे, कुछ हमने 32-33 में बेचे, ऐसे करके। और अब भी जब डिप आएगा तो हम उसको लेके और वापस प्रॉफिट बुक करने का साइक्लिकल फायदा उठाते रहते। तो ऐसे ये मेरे ट्रेड थे अपनी लाइफ के, जो खास खास ट्रेड, जिनसे हर एक ट्रेड से सिर्फ पैसा मत कमाओ, पैसा तो आके चला जाएगा, आप खर्च खा पी के खत्म कर देंगे,
लेकिन असली चीज है जो नॉलेज उसके साथ आ रहा है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता रहता हूं कि आप सबकी जिंदगी में घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं को मनन करके, उन पे गौर करके, उनको ऑब्जर्व करके, बार बार देख के उनसे जो सार आप निकालते हैं वही आपको आगे ले जाता है। जैसे रॉकेट नहीं होता, अंतरिक्ष में अगर जाना है रॉकेट को, तो वहां पे डिटेचमेंट की थ्योरी है। रॉकेट में कई सारे पार्ट होते हैं, इंजन होते हैं, तो जो जो इंजन, जो जो पार्ट बेकार होता जाता है, रॉकेट उसको छोड़ता जाता है। वहीं स्पेस में कहीं गायब ही हो जाती है वो चीज, उस रॉकेट के साथ बचती नहीं, तभी तो इतनी लंबी दूरी तय कर पाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी रॉकेट बनना है, तो आपने भले ही 5,000 के 8,000 बनाया, 3,000 रुपए कमाए, लेकिन इन 3,000 कमाने में आपने लेसन क्या लिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट को अपना एक शानदार करियर बनाना, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, सब लोग करोड़ों, 100 करोड़, 500 करोड़ रुपए बना लेते हैं, तो ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हुआ? बचपन से मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई है। मैं पहले देखता था कि सबसे मजबूत इंसान, सबसे पावरफुल इंसान कौन। तो मेरे दिमाग में एक बात ये बैठी कि ये आंकड़ों के पीछे की जो दौड़ है, इसने इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कोई 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ वाला आदमी भी लोगों में इतना भरोसा पैदा नहीं कर रहा है कि उसको देख के बाकी लोग अपनी जिंदगी में उम्मीद पैदा कर सके। तो जिंदगी में उम्मीद उन लोगों ने पैदा की है जिन्होंने विचारों की ताकत को समझा। तो सोक्रेटिस, कबीर, रैदास, मीरा जैसे लोग, या फिर अभी हम मोदी जी जैसी बात कर लें, एक इंसान है जिसने अपने उसूलों की ताकत से एक जगह बनाई। तो बाकी सब पैसे वाले लोग जो करोड़ों की गिनती करते हैं, वो तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं ना। तो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा एक चीज दिखती है कि मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके लिए पर्याप्त जब हो जाए, तब आप अपनी जिंदगी जीना शुरू करो, और अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं पे, अपनी फैमिली में, बच्चों पे, अपने हेल्थ पे, अपनी सोसाइटी पे, अपने देश पे और इस दुनिया में कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन ये है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी लाके इस धरती को बर्बाद मत करो। आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो चीजें जरूरी नहीं है, उसके पहले जो ज्यादा जरूरी है उस चीज पे काम किया जाए। तो अभी हमको खुशी 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 हम कैसे जिए बगैर इस धरती को एक्सप्लॉइट किए, है ना। आपको ओजोन लेयर में छेद करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक आदमी को एक एक गाड़ी में, एक एक आदमी को घूम के यहाँ पे हवा खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से जी रहे हैं, तो फिर आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं पैसे को पहले नंबर पे नहीं रखता, लेकिन हाँ, ये करते करते भी ये हो जाता है। स्टॉक मार्केट की इतनी ताकत जरूर है कि न के बराबर काम करने वाले को भी ये इतना दे देता है कि वो आराम से बैठ के अपने दिल की बात करे, अपनी मर्जी से जिए, अपनी आजादी से अपनी जिंदगी के मजे ले सके। ऐसा मुझे बनाया है स्टॉक मार्केट ने। अब अगर किसी को फिर भी ये लगता हो कि उसको 100 करोड़ या 500 करोड़ या 5,000 करोड़ ही बनाने हैं, तो ये उसका पर्सनल कॉल है। तो हर आदमी अपनी पिछली जिंदगी से अपनी प्यास लेके आता है। तो जिस चीज की कमी उसको होती है, वो उसकी प्यास बन जाती है। तो मेरी प्यास है रिश्तों की प्यास। पैसों की प्यास मेरी प्यास नहीं रही, आइडेंटिटी की प्यास भी अब मेरी प्यास नहीं रही। बहुत मिली पहचान मुझे, जितने लोगों ने जाना, जितने लोगों ने प्यार किया, जितने लोगों ने भरोसा किया, जितने लोगों ने बात सुनी, बहुत हुआ। तो दोस्तों, आप हमारी कहानियों को कैसे पसंद कर रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं उससे, आगे क्या सुनना चाहते हैं? आगे की किसी एपिसोड में मैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग का किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं उसको डिटेल में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये करियर चुनने के बाद में मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या पा लिया कि मैं सेटिस्फेक्शन महसूस करता हूँ, क्यों मैं अपने आप को दुनिया का सिकंदर महसूस करता हूँ? वो मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। और सिकंदर बनने के लिए जरूरी नहीं कि दुनिया आपको सिकंदर माने। आप अपने आप को सिकंदर मान के अगर संतुष्ट रह सकते हो, तो बात बन जाती है। मतलब मैं सबसे अच्छा हूं ये बनने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुमसे अच्छा हूं ये भी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना अच्छा हूं कि मैं अपने आप को पसंद करता हूं। जिंदगी में इतना काफी होता है। धीरे धीरे सुनते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे। पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में जाइए, वहां पे आप मेरी बाकी बातों को और गहराई से समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों स्टॉक ऑप्शन stockforexcourse.com वेबसाइट पे जाइए, speedearning.com पे जाइए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड को डाउनलोड लीजिए फ्रंट पेज और ई लर्न मार्केट पे भी हम लोग अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।